तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो अतीत से वर्तमान बुक है उसका अध्याय नंबर 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज के जो प्रश्न है उसके प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दीकू किसे कहा जाता था? तो दीकू गैर आदिवासी को कहा जाता था। तीसरा है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा जो थे जो छोटा नागपुर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। दूसरा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो पहला है इसमें जादोनांग। तो जादोनांग का हो जाएगा इसका जालियांग रंग आंदोलन। ख है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का हो जाएगा सिंह बोगा। गो है कंथ जाति। तो कंथ जाति क्या होगा? उड़ीसा। टिकेंद्रजीत सिंह। तो टिकेंद्रजीत सिंह का हो जाएगा इसमें क का मणिपुर। और है जतरा भगत। जतरा भगत का हो जाएगा घ से मिलान, जैसे ताना भगत आंदोलन। चलिए आइए विचार करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में व उसके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा उन्हें जंगलों से मिलता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों से ही बने होते थे। दूसरा क्वेश्चन है, जो आदिवासी खेती के लिए किन किन तरीकों को अपनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधि अपनाते थे। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छाँट कर साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। इस विधि को घुमंतू कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जंगलों तक भी पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगल को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन किन अधिकारों को छीन लिया? इसका आंसर हो जाएगा, वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वो छीनने लगा। वे अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि जंगलों में उनके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया था। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे? इसका आंसर हो जाएगा, आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं उनकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी डाला। ईसाई मिशनरियाँ सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलिए के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थी।
इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। इसका छठा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनकी दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। फिर उन्होंने लगान की भारी राशि चुकाने के लिए उनको असमर्थ बना उनकी जमीन नीलाम कर दिया। आदिवासी को उन्होंने वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया। कभी जो स्वतंत्र और अपनी जमीन के मालिक थे, अंग्रेजों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनने की राह पर डाला। 8वां नंबर क्वेश्चन है इसका, जो जादोनांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो जादोनांग रंगमेई जनजाति का नेता था। उसके नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। जमेई, लियांगमेई एवं रंगमेई, इन तीनों जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियारांग आंदोलन का नाम दिया गया। जादोनांग ने सर्वप्रथम इन तीन जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनैतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। अगला है 9 नंबर, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, जादोनांग की तरह की 13 वर्षीय चेचरी बहन गिंदाल्यू ने अपने भाई की भूमिगत योजना के तहत नागा राज्य की स्थापना के प्रयास में उसका सक्रिय साथ दिया। एक हत्या के मामले में जब जादोनांग को फंसाकर अंग्रेजों ने 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया, तो गिंदालियो को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों के प्रति जनजातियों में अवज्ञा का भाव जगाया और इस प्रकार वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। कई अन्य आदिवासी महिलाओं ने भी उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है 10 नंबर, जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? इसका आंसर हो जाएगा, जनजातीय समाज की महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। वे रेशम और लाख उद्योगों में भी अपने पुरुषों का पूरा साथ देती थी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगली वीडियो जल्द से जल्द हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।